तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है उसके अंदर से स्टार्टिंग वाला, या यूं मान लो जो हमारा बच गया था। इससे पहले जो आपका एटॉमिक नंबर वाला टॉपिक है वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो तो हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो मॉडल्स हैं हमारे, और एक आइसोटोप और एक आइसोबार वाला अपना टॉपिक था, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्टली क्या है हमारे पास में, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जो आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम होता है, ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, आपका एटम के बारे में कुछ बताया था। तो थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एटम को लेकर कोई थ्योरी दी थी और कहा था कि एटम ऐसा ऐसा होता होगा। तो इनके मॉडल को दो नाम से और जाना जाता है, और वो नाम क्या है हमारे, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को ही वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, एंड वन मोर नेम इज देयर, दैट इज राइस पुडिंग मॉडल। वाटरमेलन मॉडल, दूसरा राइस पुडिंग मॉडल, किसको कहा जाता है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को। अब इसके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल क्यों कहा गया इनके मॉडल को, क्योंकि जैसे होता है हमारा वाटरमेलन मतलब कि तरबूज, तो तरबूज को जब हम काटते हैं तो क्या होता है, एक तो पूरा रेड वाला हिस्सा होता है और उसके बीच में छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, यानी कि बीज होते हैं ना। ठीक है, तो इन्होंने कहा जो आपका रेड वाला हिस्सा है ना वाटरमेलन का, वो तो क्या है, पॉजिटिव पार्ट है किसी एटम का। क्या है, जो रेड वाला हिस्सा है वाटरमेलन का, वो तो क्या है आपका प्रोटॉन वाला हिस्सा है। असल में क्या कहा इन्होंने, प्रोटॉन वाला हिस्सा यानी कि पॉजिटिव पार्ट है। प्रोटॉन का नाम तो बाद में दिया गया था काफी, इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो रेड वाला पार्ट है वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को, और जो आपकी सीड्स हैं जो ब्लैक ब्लैक कलर के उसके अंदर बीज थे, सीड्स थे, उनको इन्होंने कहा कि ये नेगेटिव पार्ट है। इलेक्ट्रॉन्स ने कहा, क्या कहा कि जो रेड वाला पार्ट है वो तो क्या है आपका पॉजिटिव पार्ट, और जो ब्लैक सीड्स है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव पार्ट को। ठीक है, तो इनका मतलब ऐसा था कि जो नेगेटिव पार्ट है जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन्स कहा गया था, वो किसके अंदर, रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन के अंदर क्या है, इम्बेडेड है। यानी कि किसी एटम के अंदर पूरा बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और उसके बीच में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इम्बेडेड है। ठीक है, इम्बेडेड मतलब उसके अंदर धसे हुए हैं, या एक तरीके से बोलो कि उसके अंदर फंसे हुए हैं, ऐसा कुछ समझ सकते हो। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, थॉमसन मॉडल ने कही थी। उसके बाद इनके मॉडल को राइस पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर तो नहीं, पर बाहर एक डिश होती है, तो चाइनीज है या फिर जापानीज है, वहां पर होता है राइस पुडिंग नाम की एक डिश होती है। वो भी कुछ ऐसी होती है कि उसमें बहुत सारा व्हाइट सा पार्ट होता है, बीच में ब्लैक 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 कलर का कुछ डला हुआ होता है उसके अंदर, तो उसके जैसा भी कुछ ये मॉडल दिखाई देता था, तो उसको कह दिया गया राइस पुडिंग मॉडल। ठीक है, राइस की पुडिंग, जो ये शायद से डोरेमोन वाला जो कार्टून आता था उसके अंदर शायद राइस पुडिंग नाम की कुछ होता था, कोई डिश वगैरह होती है इनकी, तो ये वो वाला कंसेप्ट था। ठीक है, उसके बाद आगे चले, फिर आ जाता है रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि थॉमसन मॉडल बहुत ज्यादा नहीं बता पाए थे एटम के बारे में, तो उसके बाद हमारा क्या आ गया था, रदरफोर्ड मॉडल। व्हाट इज रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा था, इनसे 1 मार्क के कई क्वेश्चन बन सकते हैं, और वैसे भी नॉलेज के लिए बहुत कुछ है। जैसे सबसे पहली बात, तो इन्होंने एक ऐसा लकड़ी, जैसे लकड़ी का हम एक ब्लॉक बना देते हैं ना, जो ऐसा ब्लॉक बना हुआ था, और एक साइड से ये क्या था, सिर्फ खुला हुआ था, ओपन सिर्फ एक साइड से था। इसके बीच में इन्होंने एक सोर्स रख दिया अल्फा पार्टिकल का। अब जो आपके अल्फा पार्टिकल होते हैं, इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। जो आप हीलियम पढ़ते हो ना, हीलियम नाम का एक एटम पढ़ते हैं, हीलियम एक नोबल गैस है, तो उसी से ही बनाया जाता है क्या, अल्फा पार्टिकल। यानी जब हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो वो क्या बन जाता है, अल्फा पार्टिकल बन जाता है। तो इन्होंने ऐसा एक ब्लॉक लिया, उसके बीच में यहाँ पर क्या रख दिया, अल्फा पार्टिकल को रख दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया था, अल्फा पार्टिकल्स को। दूसरा, जिस ब्लॉक के अंदर रखा था वो ब्लॉक किस चीज का बना हुआ था, तो वो ब्लॉक आपका बना हुआ था लेड मेटल का। लेड, अभी तक आपने लेड मेटल का नाम नहीं सुना, पर जैसे हम आगे हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे तो लेड नाम का भी एक मेटल होता है, जैसे
हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं। सो लेड मेटल का बना हुआ इन्होंने एक ब्लॉक लिया था, LEAD, दैट इज लेड लिया था इन्होंने। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या रख दिया, एक सोर्स रख दिया अल्फा पार्टिकल का रख दिया। अच्छा, बाकी सारी साइड से इन्होंने कवर कर दिया ताकि जो अल्फा पार्टिकल से रेज निकलेंगी, अल्फा पार्टिकल से जो किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं, उनको रेडिएशंस भी कहा जाता है। वो किसी और डायरेक्शन के अंदर ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट जाएं। ठीक है, बाकी सारी साइड से तो बंद है। जो एक्स्ट्रा रेडिएशन निकलेंगी उनको जो ये लेड का बना हुआ ब्लॉक है ये क्या कर लेगा, एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उसके बाद में जो ये अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकलेंगे, यहाँ बीच में एक पतली सी गोल्ड फॉइल रखी हुई है। क्या रखा हुआ है हमने यहाँ पे, गोल्ड फॉइल को रखा हुआ है। सो जो ये गोल्ड फॉइल थी इसको बहुत ज्यादा पतला बनाकर, मैंने तो काफी ज्यादा यहाँ पे थिक रिप्रेजेंट कर रखा है, तो बहुत पतली सी एक फॉइल रखी, बिल्कुल पेपर की तरह ऐसे रख दी इन्होंने सीधे करके। और जो ये गोल्ड फॉइल थी पतली से पतली करने के बाद भी इसके अंदर 1000 एटम्स तो थे ही थे। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गोल्ड फॉइल के अंदर कितने एटम्स थे, तो दैट आर 1000 एटम्स थे उसके अंदर, यानी 1000 एटम्स थे। क्या थी वो, गोल्ड फॉइल थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्यों उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि जो गोल्ड ऐसा मेटल है जिसकी सबसे पतली से पतली शीट्स को बनाया जा सकता है, बाकी किसी मेटल की आप इतनी पतली शीट्स को नहीं बना सकते हो। इसीलिए, क्योंकि ये ऐसे मान लो एक वर्ड आता है डक्टाइल। डक्टाइल जब आगे आप पढ़ोगे ना मेटल नॉन मेटल, या पहले भी आपने पढ़ा होगा, एक डक्टाइल वर्ड होता है। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उनकी बहुत सारी थिन पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। तो जो गोल्ड होता है इसकी डक्टिलिटी, ये सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है और इसकी सबसे ज्यादा पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। बाकी किसी मेटल की इससे ज्यादा पतली शीट बनानी पॉसिबल नहीं है। अब इन्होंने पतली शीट ही क्यों ली, यानी व्हाई दे हैव टेकन द थिन शीट, बिकॉज रीजन क्या था कि ये चाहता था कि जो वो रेज आ रही है वो बिल्कुल एक एक एटम के ऊपर ही गिरे। क्योंकि अगर मैंने थिक शीट ली होती, यानी मोटी मैंने शीट ली होती, तो एक एटम उसके आगे दूसरा रखा होता, फिर तीसरा रखा होता, ऐसे बहुत ज्यादा क्या होता है, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग हो रही होती है एटम्स की। ये चाहता था कि बिल्कुल सिंगल सिंगल एटम्स आए, इसीलिए इन्होंने क्या करा, बिल्कुल एक पतली शीट को यूज करा। और कौन सा मेटल लिया, गोल्ड, क्योंकि उसकी सबसे पतली शीट्स को बनाया जा सकता है, हाईली डक्टाइल। उसके बाद चलते हैं, यहां पर इन्होंने एक ऐसी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर टाइप की आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये स्क्रीन है असल में, जैसे टीवी की स्क्रीन होती है ना, ठीक ऐसे ही यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है। और इस स्क्रीन के ऊपर इन्होंने एक पेंट किया और उस पेंट का नाम क्या था, जिंक सल्फाइड, ZNS। इसको बोला जाता है जिंक सल्फाइड। Z मतलब जिंक, S मतलब सल्फाइड। ऐसे सल्फर होता है, पर जब हम नाम लिखते हैं इसका तो क्या लिखा जाएगा, जिंक सल्फाइड जो था, इसका इन्होंने पेंट किया, पॉलिश किया, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या थी, क्योंकि जिंक सल्फाइड की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप इसको पेंट कर दोगे किसी सरफेस के ऊपर, तो कोई भी चीज अगर आप इसके ऊपर टकराएगी तो वहां पर क्या हो जाएंगे, एक तरीके के शाइनी स्पॉट्स पड़ जाते हैं, यानी धब्बे पड़ जाते हैं। कोई भी रेज आएंगी यहाँ पर टकराएंगी और क्या बन जाएंगे, यहाँ पर स्पॉट्स बन जाएंगे हमारे। ठीक है, क्या बन जाएंगे, यहाँ पर स्पॉट्स बन जाएंगे। अब क्योंकि उन्हें पता भी तो लगना चाहिए था ना कि भाई जो वो रेज आ रही है वो टकराएंगी कहाँ जाकर। अगर यहाँ पर हमें पता ही नहीं चलता तो हम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं ले पाते, इसीलिए उन्होंने जिंक सल्फाइड का पेंट किया। जिंक सल्फाइड क्या होता है, जिंक सल्फाइड की बनी हुई स्क्रीन को फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी बोला जाता है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन मतलब है चमकने वाली स्क्रीन। जैसे बुलेट को अगर फायर किया जाए तो दीवार पर वो निशान छोड़ देती है, ठीक ऐसा ही इसके अंदर होता है। आगे चले, 1 मार्क के क्वेश्चंस अपने क्लियर हो गए। अब जो ये गोल्ड फॉइल थी इसका हमने बड़ा व्यू बनाया, भाई ऐसे बहुत सारे एटम्स अरेंज होंगे और एटम के सेंटर के अंदर बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट होगा जो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, सिर्फ यही न्यूक्लियस है। यानी इतना बड़ा सा एटम है और उसके बीच में न्यूक्लियस तो बिल्कुल एक डॉट की तरह ही है। ठीक है, क्योंकि अब देखो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो न्यूक्लियस होता है उसी के अंदर ही सारा का सारा एटम का मास क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि उसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे थे उनका मास तो बहुत ही ज्यादा कम होता है,
इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि सारा का सारा मास कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा स्पेस, सॉरी एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है। ये बात हमें पहले नहीं पता थी, जब तक इन्होंने रदरफोर्ड ने इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करा था, हमें नहीं पता था कि एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है, उसके चारों तरफ क्या हो रहा होता है। जो मैंने ये बातें बताई ना आपको, ये सब रदरफोर्ड ने ही अपने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव करी थी। इन्होंने देखा जो यहाँ से बहुत सारी अल्फा रेडिएशंस आ रही थी, ऐसे आएंगी, ये गोल्ड जो फॉइल है ना, इसी का बड़े वाला व्यू है, आएंगी इसके साथ में टकराएंगी। अब आकर जब टकराएंगी तो इन्होंने देखा बहुत सारी रेस तो बिल्कुल सीधी ही निकल गई, क्योंकि यहाँ ऊपर तो कुछ भी है ही नहीं, टकराएंगी ही नहीं तो वापस क्यों आएंगी, बिल्कुल सीधी की सीधी निकल गई, कोई था ही नहीं बीच में रोकने वाला। ठीक है, ऐसा उन्होंने देखा। तो फिर उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाली कि अगर वो 12,000 रेज को, यानी 12,000 रेडिएशंस अगर फॉल कर रही हैं इस गोल्ड फॉइल की, जो उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी जिसके अंदर 1000 एटम्स थे, तो उसके अंदर 12,000 रेडिएशंस में से सिर्फ एक ही रेडिएशन ऐसी थी जो क्या कर रही थी, या तो 180 डिग्री पर वापस आ रही थी यानी रीबाउंड हो रही थी, या फिर स्मॉल एंगल पर क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट। दो कंडीशंस आती हैं, या तो बिल्कुल सेंटर पे जो कोई हार्ड सा पार्टिकल है, इन्होंने देखा कि सेंटर में कुछ हार्ड सी चीज है जिसके साथ कोई एक रे टकराई और वापस आ गई यानी रीबाउंस हो गई, या फिर उन्होंने जब थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने देखा कि कोई रे आ रही है इस न्यूक्लियस के साथ में टकराती है और वापस आ रही है किसी एंगल पर, यानी बैक वाली साइड एंगल पर आ रही है। ठीक है, एक एंगल होता है इसी वाली डायरेक्शन में वापस आना, एक आगे की साइड जाकर मुड़ना, हमें देखना था स्मॉल एंगल भाई उसी डायरेक्शन के अंदर वापस आए। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन अगर वो 12,000 रेडिएशंस को पास कर रहा था उस एटम के ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो सिर्फ एक ही पार्टिकल ऐसा नेचर शो कर रहा था। तो उससे इन्होंने ये चीज ऑब्जर्वेशन निकाली कि एटम के अंदर पहला पॉइंट बहुत सारा स्पेस क्या है, एम्प्टी है। दूसरी ऑब्जर्वेशन कि एटम के सेंटर के अंदर कुछ हार्ड सा पार्टिकल प्रेजेंट है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। रीजन कैसे पता चला, नेगेटिव भी तो हो सकता था क्योंकि उससे पहले हमें नहीं पता था कि प्रोटॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो बातें तो बाद में आई थी। थॉमसन ने थोड़ा सा बताया कि कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई नेगेटिव चार्ज होता है। अब उसके बाद धीरे धीरे साइंटिस्ट ने काम करा कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो इन्होंने जो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस था उसको बोला कि इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पता कैसे चला, मैंने बोला था कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज ही रहा होगा, तभी तो ये जो इसके ऊपर रेडिएशन गिर रही थी ये डिफ्लेक्ट हो गई, वरना तो अट्रैक्ट होकर उसके पास नहीं चिपक जाती। अगर मान लीजिए न्यूक्लियस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता और रेडिएशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो तो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट कर लेती, उसको वापस आने ही नहीं देती। पर रीबाउंड हो रही है, वापस आ रही है, यानी उसने उसको क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, धक्का दे दिया, इनको जाओ तुम यहाँ से वापस। रिपेल कर रही है तो इसका एक ही पॉसिबल चांस है कि न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो उसने अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसको क्या कर दिया, उसने रिपेल कर दिया। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन निकली थी। ठीक है, उसके बाद में क्या देखा गया कि रदरफोर्ड की भी कुछ निकल गई कमियां, यानी ड्रॉबैक्स निकल गए। इन्होंने कहा कि जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा। पर साइंटिस्ट बोले कि कोई भी चार्ज, रदरफोर्ड ने ऐसा बोल दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, पर जो और साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी एटम के चारों तरफ चक्कर लगाता है या रिवॉल्व करता है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती चली जाएगी। यानी वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा, और जैसे जैसे वो रेडिएट करेगा उसकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और कम होते 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 तो फिर वो आके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो एटम स्टेबल कहाँ रहा, तो वो पूरी की पूरी शेप कहाँ रहेगी। जब न्यूक्लियस के अंदर ही कोई चीज आकर गिर गई तो ये साइड वाला सारा का सारा हिस्सा तो खत्म। तो ये बन गया रदरफोर्ड का ड्रॉबैक। अब उसके बाद में क्या किया जाए, फिर आए बोहर नाम के साइंटिस्ट। सब कुछ रदरफोर्ड ने करके दिया, बोहर जी बोले अब मैं बताता हूँ, बहुत आसान तरीका था। इन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने सारा काम कर दिया था, बोहर आए, भाई तूने थोड़ी सी गलती कर दी तो सारा क्रेडिट तुझे मिल जाता।
इन्होंने बोला बिल्कुल न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, जो रदरफोर्ड ने बात कही थी सेम बात कही, पर वो घूमेंगे यानी रिवॉल्व करेंगे डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स के अंदर। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स। सो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स क्या होंगे, जिन ऑर्बिट्स के अंदर, या ऑर्बिट्स क्या है, ऑर्बिट्स को शेल भी बोला जाता है, जिन ऑर्बिट्स या शेल वो रास्ता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, घूमेगा। यानी कि इन्होंने बोला डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि उस ऑर्बिट के अंदर जब तक वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। यानी जब तक सिर्फ अपने रास्ते के अंदर है, जब तक उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। मतलब वो फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स के अंदर, शेल्स के अंदर ही रिवॉल्व करेगा, वो अपना रास्ता बदलकर नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अब पीछे वाले की ड्रॉबैक क्या थी, उन्होंने ये कहा था कि वो रिवॉल्व करता करता ना नीचे भी आ सकता है। उन्होंने ये बात नहीं बोली थी कि फिक्स्ड एनर्जी शेल है। एनर्जी शेल बोले, ऑर्बिट्स बोले, शेल बोले, पाथ बोले, सब एक ही होता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने सब कुछ काम करके दिया, बोर ने सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दिया, फिक्स्ड एनर्जी शेल्स। उन्होंने फिक्स्ड एनर्जी नहीं बोला था, इसलिए मॉडल फेल हो गया। बोर ने कहा कि भाई फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर घूमेगा, बस बोर जी की बात बन गई। ठीक है, ये इन्होंने कर दिया था अपना काम। रदरफोर्ड को किसने प्रूव करा आगे, बोहर ने, कि उन्होंने भाई कैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स यानी फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट्स के अंदर घूमेगा। फिर ये होता है सेंटर में आपका न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ गोल गोल कुछ रास्ते बने हुए हैं, इनको बोला जाता है शेल्स, ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट शेल होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये वाली होगी फर्स्ट शेल, इसको के बोलेंगे। इसको मैं हटा ही देती हूँ यहाँ से, तो न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, तो के शेल फर्स्ट शेल होती है, फिर एल होती है, फिर एम होती है, ऐसे बहुत सारी क्या आती चली जाती है, शेल्स आती चली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में दो वर्ड्स हो रहे हैं, दैट आर आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। नाम से देखेंगे, आइसोटॉप, टॉप मतलब ऊपर, ऊपर क्या लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट के अंदर, ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास। कल पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ऊपर क्या लिखा जाता है, एटॉमिक मास लिखा जाता है, और नीचे क्या लिखा जाता है, एनओ मतलब नंबर। ठीक है, तो आइसोटोप वो स्पीसीज होते हैं, आइसोटोप किन्हें कहते हैं, वो स्पीसीज जिनके अंदर क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर, ये नो नहीं है, नंबर की शॉर्ट फॉर्म है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यानी आइसोटोप उन स्पीसीज को कहा जाता है जिनका क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, तो क्या कहलाएंगे वो, आइसोटॉप्स। जैसे हाइड्रोजन के होते हैं 3 आइसोटॉप, एक्सियम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक देखो, हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा है, 1 1 1, 3 आइसोटॉप है इसके, तीनों का ही एटॉमिक नंबर जो कि नीचे लिखा जाता है सेम है, पर मास नंबर देखो, पहले वाले का 1 है, फिर दूसरे का 2 है, फिर तीसरे का 3 है। 3 आइसोटॉप, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम, बट मास नंबर क्या है, अलग है। मास ऊपर लिखा जाता है, टॉप खराब, टॉप वाली वैल्यू में गड़बड़ है, तो उनको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जैसे कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, सी से कार्बन होता है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है 6 मास नंबर एक वाले आइसोटोप का 12 है, दूसरे का क्या है 14 है, यानी ये क्या है, कार्बन के 2 आइसोटोप। एक एग्जांपल और है हमारे एनसीईआरटी के अंदर, वो है क्लोरीन का। क्लोरीन का भी देखो, दोनों के अंदर क्लोरीन ही है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा 17, बट एक क्लोरीन के आइसोटोप का एटॉमिक नंबर है 35, दूसरे का क्या है 37, तो यानी टॉप खराब है ना सबके अंदर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फिर आ जाता है आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका क्या होता है, सेम मास नंबर, यानी वो स्पीसीज, स्पीसीज में क्यों वर्ड को यूज कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे एटम, मॉलिक्यूल या कुछ वर्ड नहीं यूज कर सकते, इसलिए हमने क्या बोल दिया, स्पीसीज बोल दिया। क्या बोल दिया, स्पीसीज। ठीक है, तो वो स्पीसीज जिनका सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट क्या हो, एटॉमिक नंबर। क्या हो, यहाँ पर मास नंबर सेम है बट अलग अलग क्या है उसका एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे एक बार, आइसोबार, बेस खराब, बेस में हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। पर ये चीज और ट्रिकी से याद कर सकते हो कि आइसोटॉप के अंदर सेम ही एटम्स होंगे, पर आइसोबार के अंदर एटम्स अलग अलग हो जाएंगे।
जैसे वहां पे सब कार्बन के आइसोटोप तो कार्बन ही लिया था, क्लोरीन के तो क्लोरीन ही लिया था, पर इसके अंदर देखो एटम्स क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए। या ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर वाले में तो द एटम्स ऑफ द सेम स्पीसीज, एटम्स ऑफ द सेम स्पीसीज हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जो कि आइसोबार में क्या लिखेंगे, एटम्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, क्योंकि दोनों अलग अलग एटम्स है ना, एटम्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक, हाँ, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम का 20, पर दोनों का ही एटॉमिक मास कितना होता है, 40। सो बेस करा, बेस में लिखते हैं एटॉमिक नंबर, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोबार। तो इसी के साथ ही हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म। ठीक है।